हेलो एवरीवन, दिस इज नागेश्वर कुमार। वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल दीप कृतिक स्टडी पॉइंट। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। सो गाइस, इसके पहले वाली क्लास में हम लोगों ने बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें देखी थी। सबसे पहले हम लोगों ने ड्रिफ्ट वेलोसिटी के लिए एक डेरिवेशन किया था। देन उसके बाद डेरिवेशन के बाद में हम लोगों ने बेटा ओम्स लॉ किया था। हम लोगों ने मोबिलिटी देखा था। देन उसके बाद मैंने आप लोगों को रेसिस्टेंस रेसिस्टिविटी के बारे में बताया था। और फाइनली मैंने आप लोगों को एक कॉन्सेप्ट समझाया था कि जैसे मान लो आप लोगों का एक कंडक्टर है, अगर उसी लेंथ का कंडक्टर आप ऐड करके उसकी लेंथ को डबल करते हो तो आपको न्यू रेसिस्टेंस कैसे फाइंड करना है, और अगर आप इसी को स्ट्रेच करके इसकी लेंथ को बढ़ाते हो, डबल करते हो, तो आप लोगों को उस कंडीशन में इसका रेसिस्टेंस कैसे फाइंड करना है। अब आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले मैंने सोचा मैं आप लोगों के साथ में गजब का न्यूमेरिकल है वो अगर डिस्कस कर लूं तो आप लोगों के बहुत सारे कॉन्सेप्ट जो हैं इसकी हेल्प से क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग और देखते हैं आज का हमारा सबसे बेहतरीन क्वेश्चन है ना। तो जैसा कि आप लोग स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे बेटा, यहाँ पे आप लोगों को कुछ इस तरीके का एक जो है कंडक्टर दिया हुआ है ना। यहाँ पे आप लोगों का ये वाला जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है उसका रेडियस r1 है और ये वाला जो क्रॉस सेक्शनल एरिया उसका रेडियस r2 है। क्वेश्चन बोलता है कि द रेडियस एंड द करंट डेंसिटी टू द लेफ्ट ऑफ द कंस्ट्रिक्शन आर 2 मिलीमीटर एंड 4.2 इंटू 10⁵ एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। आप लोगों को जो वैल्यूज गिवन है बेटा, वैल्यू आप लोगों को गिवन है यहाँ पे। सबसे पहले आप लोगों को यहाँ पे दिया हुआ है बेटा आर का वैल्यू जो है आप लोगों का 2 मिलीमीटर। इट कैन बी रिटन एज 2 इंटू 10⁻³ मीटर। ओके, फिर उसके बाद आप लोगों को गिवन है बेटा J1 है ना, ये R1 है और ये J1 आप लोगों को गिवन है, दैट इज 4.2 इंटू 10⁵ ओके एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। ये वैल्यू आप लोगों को गिवन है। अब क्वेश्चन क्या बोलता है? क्वेश्चन बोल रहा है कि हाउ मच करंट फ्लोज थ्रू द कॉन्स्ट्रिक्शन। ये जो कॉन्स्ट्रिक्शन है बेटा इससे कितना इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होगा। तो चलिए हम लोग कैलकुलेट करते हैं। तो सबसे पहले आप लोगों को फॉर्मूला पता है कि I1 विल बी इक्वल्स टू J1 I1 है ना बेटा। I1 विल बी इक्वल्स टू, ये हो जाएगा आप लोगों का, जस्ट मिनट, स्लाइड जो है वो गड़बड़ करना स्टार्ट हो गया है, J1 A1 है ना बेटा। तो यहाँ पे अगर आप देखो तो I1 का वैल्यू अगर आप निकालो तो J1 का वैल्यू कितना गिवन है बेटा, J1 हो जाएगा आप लोगों का, ओके, J1 का वैल्यू ऑलरेडी गिवन है विच इज 4.2 इंटू 10⁵ और अगर आप यहाँ पे है ना बेटा एरिया निकालने की कोशिश करें तो एरिया का फॉर्मूला होगा आप लोगों का पाई R1 का स्क्वायर है ना। और अगर आप यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा 4.2 इंटू 10⁵, पाई का वैल्यू होता है 3.14 और R1 जो है बेटा वो है आप लोगों का स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा 2 2 ज़ा 4 और 10⁻⁶ है। ये आप लोगों का इसका पावर हो जाएगा। अगर आप इसको पूरे को सॉल्व करोगे तो आप लोगों को फाइनली आंसर मिलेगा। देखिए इसको आप सॉल्व करेंगे, सो 4 2 ज़ा 8, 4 4 ज़ा 16, 16.8 इंटू 3.14, ओके बेटा ये हो जाएगा आप लोगों का 3.14 इंटू 10⁻⁻1। और फाइनली ये सारी चीजें सॉल्व करने के बाद आप लोगों का जो आंसर आने वाला है बच्चा पार्टी, आप लोगों का जो आंसर आने वाला है इट विल बी नियर अबाउट, ये होगा आप लोगों का 5.66 एम्पियर। आप इसको सॉल्व करके जरूर देखिएगा कि आप लोगों का आंसर आता है या नहीं है ना बेटा। तो सबसे पहले तो हम लोगों को करंट का वैल्यू मिल गया। अभी दूसरा क्वेश्चन देखिए, इसी का एक और पार्ट है और इसमें वो हम लोगों से ये बोल रहा है, इसमें उसने बोला है कि इफ द करंट डेंसिटी इज डबल ओके एज इमर्ज फ्रॉम द राइट साइड ऑफ द कंस्ट्रिक्शन। अगर मान लीजिए जो ये राइट साइड है बेटा है ना, जो ये राइट साइड है यहाँ पे अगर करंट डेंसिटी की वैल्यू को डबल कर दिया जाए है ना, सो व्हाट इज द रेडियस, ओके जो ये आप लोगों का R2 है इसका वैल्यू क्या होगा। तो देखिए यहाँ पे आप लोगों को ये तो पता है ना, अभी हम लोग सॉल्व करने वाले हैं पार्ट बी है ना बेटा। आप लोगों को पता है कि इलेक्ट्रिक करंट का जो वैल्यू रहने वाला है वो तो कांस्टेंट रहने वाला है ना, मतलब जितना आप लोगों का क्रॉस सेक्शनल एरिया
A1 से इलेक्ट्रिक करंट पास होगा उतना का उतना क्रॉस सेक्शनल एरिया A2 से इलेक्ट्रिक करंट जो है इंटर करेगा, जितना इलेक्ट्रिक करंट आप लोगों का I1 से इंटर करेगा उतना का उतना इलेक्ट्रिक करंट आप लोगों का I2 से एग्जिट करेगा, है ना बेटा। तो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं क्या, J1A1 विल बी इक्वल्स टू, अच्छा I2 की जगह क्या बोला बेटा इसने, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा J2A2, है ना बेटा। अब यहाँ पे अगर मैं देखूं तो ये हो जाएगा J1A1, ये होगा आप लोगों का J1A1 विल बी इक्वल्स टू, अच्छा करंट डेंसिटी क्या बोला इसने, करंट डेंसिटी हो जाएगी डबल, है ना, मतलब पहले अगर J1 थी तो J2 की वैल्यू हो जाएगी आप लोगों का 2J1A2, है ना बेटा। अब यहाँ पे अगर आप इसको देखें तो ये आप लोगों का J1 से J1 हो गया कैंसल, और आप लोगों का जो बेटा A2 आएगा, है ना बच्चा पार्टी, जो A2 आएगा इट विल बी इक्वल्स टू A1/2, कितना हो जाएगा बेटा इसका वैल्यू A1/2। आई होप ये वाली कहानी आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी, है ना बच्चा पार्टी। अब देखिए यहाँ पे अगर मैं इसकी वैल्यू को और सब्स्टिट्यूट करूं तो देखिए क्या मैं A2 को पाई R2 का स्क्वायर लिख सकता हूं क्या, बोले सर बिल्कुल लिख सकते हो। और जो A1 है ना बेटा, ये 1/2 तो रखा मैंने साइड में, और जो A1 है उसको मैं पाई R1 का स्क्वायर लिख सकता हूं क्या, बोले सर बिल्कुल लिख सकते हो। तो पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा बेटा, और यहाँ पे मुझे किसका वैल्यू फाइंड आउट करना है, मुझे निकालना है R2 का वैल्यू, है ना बच्चा पार्टी। सो ये जो R2 है बेटा ये हो जाएगा मेरा, देखिए R2 विल बी इक्वल्स टू, है ना बेटा, ये हो जाएगा मेरा 1/√2, है ना, और R1, अब आप लोगों को R1 का वैल्यू ऑलरेडी गिवन है ना बेटा पार्टी। आप लोगों का जो R1 का वैल्यू है बच्चा पार्टी वो क्या है, R1 का वैल्यू है आप लोगों का 1/√2 इंटू 2 × 10⁻³ ये आप लोगों का वैल्यू होता है ना। अब ये √2 से √2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा बेटा फाइनली आप लोगों का R2 will be equals to √2 × 10⁻³ मीटर, है ना बेटा। और अगर आप इसको थोड़ा और सॉल्व करना चाहें, अगर आप इसकी वैल्यू को और सॉल्व करना चाहें तो फाइनली आप लोगों को पता है कि जो √2 होता है उसका वैल्यू होता है बेटा 1.414। तो आप इसको और भी अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं, और फाइनली आप लोगों का जो R2 का वैल्यू आएगा बेटा वो आएगा आप लोगों का 1.414, है ना बेटा, 414। और अगर आप इसको मिलीमीटर में लेके जाते हैं, है ना, तो ये हो जाएगा आप लोगों का 10⁻³ की जगह क्या लिख सकते हैं आप, इसका मिलीमीटर में भी आंसर लिख सकते हैं। सो आई होप ये वाला क्वेश्चन आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे। आप लोगों ने 10th क्लास में बेटा VI ग्राफ, है ना, VI ग्राफ जरूर बनाया होगा, और इस VI ग्राफ के ऊपर और IV ग्राफ के ऊपर अभी आप लोगों का बहुत सारा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन बनता है। तो चलिए हम लोग थोड़ा सा इसको लेकर डिस्कशन कर देते हैं, है ना। तो अगर हम लोग बेटा यहाँ पे आप लोगों का VI ग्राफ के बारे में अगर मैं आप लोगों से बात करूं, है ना बेटा, अगर मैं आप लोगों से बात करूं तो सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ने वाले, हम लोग पढ़ने वाले हैं VI ग्राफ के बारे में। देखिए जब भी आप लोगों का, है ना बेटा, थीटा इज इक्वल्स टू लेस देन 90 हुआ, अगर आप लोगों का बेटा थीटा इज इक्वल्स टू लेस देन 90 हुआ, इसका मतलब आप लोगों का जो स्लोप होगा वो पॉजिटिव होगा। अगर आप लोगों का थीटा इज इक्वल्स टू ग्रेटर देन 90 है बेटा, अगर आप लोगों का थीटा इज इक्वल्स टू ग्रेटर देन 90 है, इसका मतलब आप लोगों का जो स्लोप होगा वो नेगेटिव होगा। और अगर आप लोगों का बेटा थीटा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री है तो उस केस में आप लोगों का स्लोप इज इक्वल्स टू 0 होगा। देखिए ये मान लीजिए आप लोगों का ये V है और ये I है, तो इसका जो स्लोप होता है ना बेटा वो आप लोगों का रेजिस्टेंस की वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है, और ये जो एंगल है बेटा हम लोग इसको थीटा से डिनोट करते हैं। अब अगर आप लोगों का VI ग्राफ देखा जाए, अगर आप लोगों का VI ग्राफ देखा जाए बेटा, तो आप लोगों का जो रेसिस्टेंस होता है ना बेटा, जो रेसिस्टेंस होता है ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। रेसिस्टेंस जो होता है वो आप लोगों का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है थीटा के, है ना बेटा। रेसिस्टेंस जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आप लोगों का थीटा के। मतलब यहाँ पे जैसे मान लीजिए आप लोगों का थीटा 1 है,
है ना बेटा, और ये आप लोगों का θ2 है। ओके पार्टी, यहाँ पे आप लोगों का रेसिस्टेंस R1 है और यहाँ पे आप लोगों का रेसिस्टेंस R2 है। तो अगर हम लोग बात कर रहे हैं VI ग्राफ को लेके, अगर हम लोग बात कर रहे हैं VI ग्राफ को लेके, सो आप लोगों को क्या बताया मैंने कि जो रेसिस्टेंस होगा वो एंगल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। मतलब यहाँ पे देखिए आप लोगों का एंगल देखें अगर हम लोग, सो θ1 जो है बेटा, है ना, जो आप लोगों का θ1 है, इट विल बी लेस देन θ2, है ना बच्चा पार्टी। यहाँ पे जो आप लोगों का एंगल है θ1, है ना, इट विल बी लेस देन θ2। तो यहाँ पे जो आप लोगों का रेसिस्टेंस है वो होगा R1 लेस देन R2, है ना बेटा। जैसे जैसे आप लोगों का एंगल होगा उसी तरीके से आप लोगों का रेसिस्टेंस का वैल्यू भी होगा। सो आई होप ये वाली चीज आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आई होगी, है ना बच्चा पार्टी। अगर हम लोग बात करें IV ग्राफ के बारे में, है ना, मान लीजिए यहाँ पे VI ग्राफ ना होके आप लोगों का I और V ग्राफ है, तो उस केस में आप लोगों का जो रेसिस्टेंस होता है ना बेटा, वो या जो रेसिस्टेंस होता है वो आप लोगों का थीटा के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अब वो कैसे, जैसे मान लीजिए यहाँ पे θ1 है और यहाँ पे आप लोगों का θ2 है। ओके, ये आप लोगों का R1 है और यहाँ पे आप लोगों का R2 है। तो यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे कि θ1 जो है वो लेस देन है θ2 से, लेकिन आप लोगों का जो R1 होगा बेटा वो ग्रेटर देन होगा R2 से। सो आई होप ये दोनों के दोनों कॉन्सेप्ट आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि सर अगर इसके ऊपर एक क्वेश्चन करवा दो, है ना, तो हम लोगों के कॉन्सेप्ट जो है वो और अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए एक आप लोगों का बहुत इंपॉर्टेंट PYQ है, उसके बारे में हम लोग थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। देखिए बेटा, ये आप लोगों का क्वेश्चन बोल रहा है कि ग्राफ शोइंग द वेरिएशन करंट वर्सेस वोल्टेज फॉर अ मटेरियल गैलियम आर्सेनाइड। ओके, गैलियम आर्सेनाइड करके एक मटेरियल होता है, उसके लिए ग्राफ दिया हुआ है। सो शो इन द फिगर आइडेंटिफाई द रीजन ऑफ नेगेटिव रेसिस्टेंस, है ना। अब ये हम लोगों को यहाँ पे नेगेटिव रेसिस्टेंस के बारे में पूछा है कि नेगेटिव रेसिस्टेंस आप लोगों का कहाँ पे होगा। तो देखिए मैं आप लोगों को सारी चीजें क्लियर कर देता हूँ। मान लो अगर हम लोग इस AB रीजन के बारे में बात करें, है ना बेटा, अगर हम लोग इस AB रीजन के बारे में बात करें, ये देखिए अगर मैं इस B पॉइंट के बारे में बात करूं बेटा, यहाँ पे, है ना बच्चा पार्टी, अगर मैं इस यहाँ पे इसके लिए बात करूं, है ना, तो ये बेटा ये जो है बच्चा पार्टी, ये हो जाएगा आप लोगों का लेस देन 90, है ना, ये आप लोगों का क्या है, लेस देन 90 है। तो उस केस में आप लोगों का जो AB है बेटा, है ना, जो आप लोगों का AB है वो स्लोप कैसा है, लेस देन 90, है ना, जो स्लोप एंगल है वो कैसा है, लेस देन 90। इसका मतलब जो आप लोगों का स्लोप होगा, क्या बताया था मैंने, अगर लेस देन 90 है तो आप लोगों का स्लोप जो है बेटा वो कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। मतलब AB में अगर हम लोग A to B देखें बेटा, अगर हम लोग A to B देखें तो यहाँ पे आप लोगों का जो रेसिस्टेंस होने वाला है वो होगा पॉजिटिव। इज इट क्लियर? उसके बाद में, है ना, देखिए उसके बाद में हम लोग अगर बात करें किसकी बेटा, ये C वाले पॉइंट की, अगर हम लोग बात करें C वाले पॉइंट की, तो C वाले पॉइंट पे भी आप देख पा रहे होंगे बच्चा पार्टी, C वाले पॉइंट पे भी आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे बेटा, है ना, यहाँ पे आप लोगों का जो एंगल है ना, वो लेस देन 90 ही है। सो अगर मैं बात करूँ A to C की, है ना बेटा, अगर मैं बात करूँ A to C की, ठीक है, 4C, अगर मैं बात करूं 4C के लिए, C पे अगर मैं देखूं, है ना, तो C पे भी मेरा जो एंगल है वो लेस देन 90 है। तो उस केस में मेरा जो रेसिस्टेंस होने वाला है बेटा वो कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। ओके, अगर मैं बात करूं पॉइंट D के बारे में बेटा, है ना, अगर मैं पॉइंट पे D के बारे में बात करूं, जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे, जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे, है ना बेटा, तो अगर मैं इस पॉइंट D की बात करूं तो यहाँ पे आप देखेंगे तो ये जो वैल्यू है बेटा थीटा की, है ना, ये ग्रेटर देन 90 है। अगर मेरा थीटा का वैल्यू ग्रेटर देन 90 हुआ तो उस केस में 4D, अगर मैं D के लिए रेसिस्टेंस के वैल्यू की बात करूं तो बेटा मेरा जो रेसिस्टेंस है वो कैसा होगा, नेगेटिव। मेरा जो रेसिस्टेंस है इसके लिए कैसा होगा बच्चा पार्टी, नेगेटिव। और अगर मैं यहाँ पे, है ना, अगेन C के लिए बात करूं बेटा, ये E के लिए, अब जैसे मान लीजिए आप लोगों का E जो है ना बच्चा पार्टी, E जो है वो आप लोगों का, अगर E यहाँ पे होता बेटा, है ना, अगर आप लोगों का E जो है वो यहाँ होता तो आप लोगों का ये वाला जो वैल्यू है बेटा, है ना, ये वाला वैल्यू भी आप लोगों का कैसा होता, लेस देन 90, है ना बेटा। अगर ये E यहाँ पे होता तो आप लोगों का लेस देन 90 होता, तो यहाँ पे E के लिए भी, है ना बेटा, E के लिए भी आप लोग जो है
आर का वैल्यू कितना होता है बेटा आप लोगों का पॉजिटिव। लेकिन देखिए यहाँ पे जो ई पॉइंट है ना बेटा, यहाँ पे जो आप लोगों का ई पॉइंट बना हुआ वो आई थिंक मेरे ख्याल से है ना कुछ ऐसा बना हुआ है, ठीक है बेटा। ये ई पॉइंट जो है वो शायद यहाँ पे कुछ ऐसा है ना, यहाँ पे आप लोगों का जो ई पॉइंट है वो कुछ ऐसा है। तो उस केस में बेटा है ना, उस केस में मुझे इसकी वैल्यू जो है ना, मुझे इसकी वैल्यू ग्रेटर देन 90 लेना पड़ेगा। और अगर मेरा थीटा ग्रेटर देन 90 है तो फॉर ई के लिए भी जो मेरा बेटा फॉर ई, अगर मैं ई के लिए बात करूं तो ई के लिए भी मेरा रेसिस्टेंस का वैल्यू जो होगा वो कौन सा होगा बेटा आप लोगों का नेगेटिव होगा। सो क्या पूछा है इसने कि आइडेंटिफाई द रीजन ऑफ नेगेटिव रेसिस्टेंस। जो नेगेटिव रेसिस्टेंस वाले रीजन है बेटा वो कौन से होंगे, डी और ई, ये दोनों रीजन आप लोगों के नेगेटिव रेसिस्टेंस वाले होंगे। फिर उसने पूछा वेयर ओम लो इज ओबेड। तो देखो यहाँ पे अगर आप सबसे पहले देखो बेटा है ना, अगर यहाँ पे सबसे पहले देखो ए से बी के लिए है ना बेटा, ए से बी के लिए, तो ये आप लोगों का एक स्ट्रेट लाइन बन रहा है कि नहीं बन रहा है, बन रहा है ना। तो इस वाले रीजन में ये आप लोगों का ओम्स लॉ को फॉलो करेगा। ओके, सो आई होप ये वाला क्वेश्चन आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो चलिए अब चलते हैं हम लोग हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। अब हम लोग देखने वाले हैं इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेसिस्टेंस और रेसिस्टिविटी, कि अगर हम लोग टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो उसका मेटल, एलॉय, सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रोलाइट के केस में रेसिस्टेंस और रेसिस्टिविटी के ऊपर क्या इफेक्ट होता है। तो देखो गाइस, आप लोगों को पता है ना कि अगर आप लोगों ने मेटल का टेम्परेचर बढ़ाया, अगर आप लोगों ने मेटल का टेम्परेचर बढ़ाया तो यहां पे आप लोगों का इलेक्ट्रिक करंट जो है ना बेटा, इलेक्ट्रिक करंट जो है वो क्या हो जाता है बेटा, टेम्परेचर बढ़ाने से कंडक्टर में टेम्परेचर बढ़ाने से रेसिस्टेंस जो है वो क्या हो जाता है बेटा, बढ़ जाता है ना। बताया था ना आप लोगों को कि रेसिस्टेंस जो होता है वो टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो उससे आपका रेसिस्टेंस और रेसिस्टिविटी भी बढ़ जाएगी। लेकिन है ना ये एक स्ट्रेट लाइन में की फॉर्म में नहीं बढ़ती है बेटा, है ना, ये एक स्ट्रेट लाइन की फॉर्म में नहीं बढ़ती है ना। पहले तो ये आप लोगों का स्लोली ग्रेजुअली जो है इंक्रीज होगा और उसके बाद में बेटा ये आप लोगों का एक्सपोनेंशियली है ना जो है बहुत ही स्पीड से जो है बेटा ये आप लोगों का रेसिस्टेंस जो है वो बढ़ता है। सो इसका ग्राफ कुछ इस तरीके से कर्व बनेगा, ना कि एक स्ट्रेट लाइन। चलिए अगर हम लोग बात करते हैं बेटा, अच्छा जब आप इसका टेम्परेचर बढ़ाओगे बच्चा पार्टी है ना तो क्या होगा, इसकी थर्मल एनर्जी बढ़ेगी। अगर आप लोगों ने इसकी थर्मल एनर्जी बढ़ाई तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। अगर आप लोगों ने काइनेटिक एनर्जी बढ़ाया तो इसके कोलिशंस बढ़ेंगे, और अगर इसका कोलिशन बढ़ा बेटा तो आप लोगों का रेसिस्टेंस भी बढ़ जाएगा। और अगर रेसिस्टेंस बढ़ा, कोलिशन बढ़ गए तो आप लोगों का क्या होगा बच्चा पार्टी, जो रिलैक्सेशन टाइम है वो कम हो जाएगा। अगर हम लोग बात करें एलॉय की, तो देखिए एलॉय का ऑलरेडी जो रेसिस्टेंस होता है बेटा वो बहुत ज्यादा हाई होता है ना, बहुत ज्यादा हाई होता है। तो अगर आप इसका टेम्परेचर बढ़ा भी दो है ना, अगर आप इसका टेम्परेचर बढ़ा भी दो बेटा तो बहुत कम है ना, बहुत कम जो है इसकी रेसिस्टिविटी और इसके टेम्परेचर में इफेक्ट देखने को मिलता है। तभी बेटा हम लोगों के जितने भी एक्सपेरिमेंट वायर होते हैं ना, एक्सपेरिमेंटल वायर जो यूज करते हैं ना हम लोग हमारे एपारेटस में, वो एलॉय के बने होते हैं है ना, ताकि जब हम लोग उसको उसके साथ प्रैक्टिकल कर रहे होते हैं तो हीटिंग के कारण, उसका टेम्परेचर बढ़ने के कारण उसकी वैल्यू डिस्टर्ब ना करे। सो गाइस ध्यान रखिएगा, एलॉय में है ना बढ़ता तो है रेसिस्टेंस और रेसिस्टिविटी, बट इतना नहीं होता क्योंकि ऑलरेडी उसका रेसिस्टेंस और रेसिस्टिविटी बहुत ज्यादा हाई होती है। अब अगर बात करें हम लोग सेमीकंडक्टर की, तो देखिए सेमीकंडक्टर बेटा, सेमीकंडक्टर आप लोगों का नॉर्मल अगर देखें हम लोग है ना बेटा, अगर हम लोग नॉर्मल टेम्परेचर पे देखें, अगर हम लोग उसको नॉर्मल टेम्परेचर पे देखें बेटा, तो नॉर्मल टेम्परेचर पे आप लोगों का जो सेमीकंडक्टर होता है दे बिहेव लाइक अ इंसुलेटर। किसकी तरह बिहेव करते हैं बेटा, वो इंसुलेटर की तरह। लेकिन जैसे हम लोग रूम टेम्परेचर पे बात करते बेटा है ना, जैसे ही हम लोग उसका रूम टेम्परेचर पे बात करते हैं तो वो है ना रूम टेम्परेचर पे बेटा वो कंडक्टर की तरह बिहेव करने लगते हैं है ना। मतलब अगर आप सेमीकंडक्टर का टेम्परेचर बढ़ाओगे तो उसकी कंडक्टिविटी बढ़ेगी। कंडक्टिविटी बढ़ने का मतलब ये है बेटा कि इसका जो रेसिस्टेंस है वो क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। ओके, और इलेक्ट्रोलाइट में भी सेम कहानी होती है, अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो इसका भी रेसिस्टेंस और रेसिस्टिविटी क्या हो जाएगी बच्चा पार्टी, डिक्रीज हो जाएगी। आई होप ये वाली चीज आप लोगों को बहुत अच्छे। चलिए अब चलते हैं हम लोग हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। अब हम लोग मान लीजिए बेटा है ना कि आप लोगों के पास में कोई एक नॉन यूनिफॉर्म
कंडक्टर है। नॉन यूनिफॉर्म कंडक्टर का मतलब यहाँ पे देख सकते हैं आप कि ये जो एरिया ए है और ये जो एरिया बी है ना, सो ए इज लेस इन द कंपैरिजन ऑफ बी। तो मान लीजिए यहाँ पे मेरा एक बैटरी लगा हुआ है बेटा, है ना, यहाँ पे मेरा एक बैटरी लगा हुआ है और इससे इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है, इससे इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है। तो आप लोगों को पता है कि इलेक्ट्रिक करंट का वैल्यू जो है वो हमेशा कांस्टेंट होता है, मतलब जितना इलेक्ट्रिक करंट ए पे इंसर्ट हुआ है ना बेटा, उतना का उतना इलेक्ट्रिक करंट बी से पास होगा, इतना तो आप लोगों को पता है। तो इस पूरे केस में बेटा, है ना, दोनों ही केस में आप लोगों का जो करंट होगा बेटा, करंट विल बी सेम, है ना, करंट का कोई भी वैल्यू चेंज नहीं होगा। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि करंट विल बी सेम, है ना बेटा। अब आप लोगों ने इसके पहले जब हम लोगों ने क्वेश्चंस वगैरह सॉल्व किए थे तो आप लोगों ने देखा था कि जो करंट डेंसिटी होती है ना बेटा, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है एरिया के, है ना। आप लोगों का जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होता है वो भी आप लोगों का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है एरिया के, और आप लोगों का जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है बेटा, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है एरिया के। सो आई होप ये वाली कहानी आप लोगों को बहुत अच्छे से पता है। तो जब हम लोग यहाँ पे बेटा व्हाइल वी आर मूविंग फ्रॉम ए टू बी, जब हम लोग ए टू बी ट्रैवल करते हैं तो उस केस में आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे, सबसे पहले अगर मैं बात करूं करंट डेंसिटी की, तो बेटा यहाँ पे ए इज लेस देन बी, है ना बेटा। तो उस केस में, है ना बेटा, उस केस में ए का वैल्यू कम है और बी का वैल्यू ज्यादा है, मतलब ए का क्रॉस सेक्शनल एरिया कम है और बी का क्रॉस सेक्शनल एरिया ज्यादा है। तो उस केस में बेटा आप लोगों का जो J1 होगा बेटा, है ना, J1 होगा वो ग्रेटर होगा इन द कंपैरिजन ऑफ J2 के, यानी कि ए टू बी ट्रैवल करने पे, ए टू बी ट्रेवल करने पे आप लोगों का जो J है बेटा, करंट डेंसिटी है, उसका वैल्यू डिक्रीज होगा, ठीक है। अब देखिए, अब अगर मैं बात करूं आप लोगों का ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बारे में, अगर हम लोग बात करें ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बारे में, तो आप लोगों को पता है यहाँ पे कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है ना बेटा। तो यहाँ पे जैसे आप लोगों को करंट डेंसिटी का वैल्यू डिक्रीज हो रहा है, उसी तरीके से आप लोगों का जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है बेटा, उसका वैल्यू भी क्या होगा, डिक्रीज होगा। और फाइनली अगर मैं बात करूं इलेक्ट्रिक आप लोगों का फील्ड के बारे में, तो देखिए यहाँ पे आप लोगों का जो एरिया है ना, वो कम है बेटा, है ना। तो मतलब यहाँ पे आप लोगों का जो फील्ड है वो डेंसर होगा, है ना, मतलब आप लोगों के फील्ड लाइंस जो है वो पास पास में होगी, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का जो स्ट्रेंथ होगा वो ज्यादा होगा। और अगर आप एरिया बी के बारे में बात करेंगे बेटा, तो यहाँ पे ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो दूर दूर होगी, मतलब यहाँ पे इनकी स्ट्रेंथ कम हो जाएगी। तो ऐसा बोल सकते हैं कि जब आप ए टू बी ट्रैवल करोगे बेटा, है ना, जब आप ए टू बी ट्रैवल करोगे तो आप लोगों का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है बेटा, है ना, वो भी आप लोगों का डिक्रीज हो जाएगा। आई होप ये वाली चीज आप लोगों को बहुत समझ में आ गई होगी। अच्छा, अगर हम लोग बात करें मोबिलिटी के बारे में, है ना बेटा, अगर हम लोग बात करें मोबिलिटी के बारे में, अगर हम लोग बात करें मोबिलिटी के बारे में, तो मोबिलिटी का फॉर्मूला देखा था आपने, म्यू इज इक्वल्स टू था आप लोगों, किसको बोलते हैं हम लोग का मोबिलिटी बेटा, हम लोग बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी, है ना बेटा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना, पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड। तो बेटा अगर यहाँ पे आप ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वैल्यू रखो तो म्यू विल बी इक्वल्स टू वीडी का वैल्यू होता है आप लोगों का ई, कैपिटल ई अपॉन एम, ठीक है, टाउ डिवाइडेड बाय ई, है ना बेटा। तो ये ई से ई हो गया कैंसल। तो यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे कि ये जो आप लोगों का मोबिलिटी होता है बेटा, है ना, ये जो आप लोगों का मोबिलिटी होता है ये एरिया से इंडिपेंडेंट होता है, यानी कि ऐसा मैं बोल सकता हूँ कि जो आप लोगों का मोबिलिटी है ना बेटा, मोबिलिटी है ना बेटा, मोबिलिटी इट विल बी कांस्टेंट, मोबिलिटी विल बी ओके, मोबिलिटी विल बी कांस्टेंट, ओके जैसे कि आप लोगों का करंट चेंज नहीं हुआ था ना बेटा, वैसे आप लोगों का मोबिलिटी भी चेंज नहीं होगा। सो आई होप ये वाली चीज भी आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। चलिए, तो एक जबरदस्त डेरिवेशन की तरफ हम लोग चलते हैं और हम लोग देखते हैं एक्सप्रेशन फॉर रेसिस्टिविटी इन टर्म्स ऑफ रिलैक्सेशन टाइम एंड फ्री डेंसिटी, ओके, फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। तो देखिए
कहानी आप लोगों को पता है, मान लीजिए यहाँ पे बेटा आप लोगों का एक कंडक्टर है बच्चा पार्टी, है ना, ये आप लोगों का एक कंडक्टर है जिसका जो लेंथ है वो आप लोगों का L है, और इसके अंदर, है ना, इसको हम लोगों ने एक बैटरी से कनेक्ट करवाया हुआ है, इसको हम लोगों ने एक बैटरी से कनेक्ट करवाया हुआ है कुछ इस तरीके से, ठीक है। इलेक्ट्रिक करंट ऐसे कुछ फ्लो होगा, यहाँ पे आप लोगों का होगा पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे होगा आप लोगों का नेगेटिव चार्ज, और Vd जो है बेटा वो आप लोगों का इलेक्ट्रॉन का ड्रिफ्ट वेलोसिटी है ना बच्चा पार्टी। जो Vd है वो क्या है आप लोगों का इलेक्ट्रॉन का ड्रिफ्ट वेलोसिटी होगा। तो अभी आप लोगों को पता है, वी नो दैट, हम लोग अच्छी तरीके से जानते हैं, वी नो दैट, हम क्या जानते हैं, बोले सर हम तो कुछ नहीं जानते हैं ना बेटा। सो वी नो दैट, हमें पता है कि I विल बी इक्वल्स टू, I की अगर वैल्यू देखे तो NeAVd होती है या नहीं होती है, बोले हाँ सर होती है ना। अब अगर मैं इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँ बेटा, है ना, तो क्या मैं यहाँ पे, है ना, क्या मैं यहाँ पे इसको थोड़ा सा ऐसे लिख सकता हूँ क्या, है ना, ये जो आप लोगों का I है ये हो जाएगा बेटा I विल बी इक्वल्स टू एन ई ए, और वी डी की जगह में आप लोगों का ई, कैपिटल ई, ई जस्ट अ मिनट, ई कैपिटल ई डिवाइडेड बाय एम, ओके, टाउ, ऐसा लिख सकते हैं क्या, बोले हाँ सर बिल्कुल लिख सकते हैं, है ना बेटा। और अगर इसको थोड़ा और डिफाइन करें तो इसे एन ई स्क्वायर, है ना बेटा, एन ई स्क्वायर ए, अरे क्या हो रहा है इसे, एन ई स्क्वायर ए टाउ अपॉन एम, है ना बेटा, टाउ अपॉन एम, और जो ई है उसकी जगह मैं वी अपॉन एल लिख सकता हूँ क्या, बोले हाँ सर बिल्कुल लिख सकते हो। तो ये फाइनली मेरे पास हो जाएगा आई विल बी इक्वल्स टू एन ई स्क्वायर ए टाउ, ओके, डिवाइडेड बाय एम एल, और ये हो गया बेटा आप लोगों का v, है ना। अगर मैं, है ना, अगर मैं थोड़ा सा इसको और डिफाइन करने की कोशिश करूं, है ना बेटा, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं क्या, अगर मैं इसका वैल्यू, है ना बेटा, अगर मैं इसका साइड चेंज कर दूं, है ना, अगर मैं इसको यहां से ऐसे शिफ्ट कर दूं, ठीक है बेटा, अगर मैं इसे लिखूं v इज इक्वल्स टू, है ना, i इंटू, ओके, i इंटू एन ई स्क्वायर ए टाउ अपॉन एम एल, है ना बेटा, ऐसा लिखूं, तो क्या मैं यहां से ऐसा बोल सकता हूं क्या कि ये जो है ये, है ना, ये एक कांस्टेंट के बराबर अगर हो, ये अगर एक कांस्टेंट के बराबर हो, और वो कांस्टेंट क्या हो बेटा, वो कांस्टेंट अगर मेरा r हो, है ना, अगर मान लो r बराबर मेरा, है ना, r बराबर मेरा कितना हो बेटा, एन ई स्क्वायर ए टाउ अपॉन एम एल हो, है ना। अच्छा मैंने इसका साइड चेंज कर दिया ना, जस्ट मिनट, तो ये हो जाएगा बेटा, हम लोगों ने इसका साइड चेंज कर दिया ना बच्चा पार्टी, तो ये हो जाएगा आप लोगों का एम एल अपॉन, ठीक है, एम एल अपॉन एन ई स्क्वायर ए टाउ, है ना बेटा, ये हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोगों को पता है अगर मैं इसको कांस्टेंट मान लूं, तो अगर एक कांस्टेंट को मैंने हटाया है तो दो फिजिकल क्वांटिटी एक दूसरे के प्रोपोर्शनल होती है कि नहीं होती है, बोले हाँ सर होती है। तो क्या मैं यहां से ऐसा लिख सकता हूं क्या कि v विल बी, है ना बेटा, v विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू i, है ना, और यहाँ पे, है ना बेटा, यहाँ पे जब हम लोग v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू i लिखते हैं, सो v विल बी इक्वल्स टू आई आर, मतलब आप लोगों का ये जो वैल्यू है ना बेटा, ये r के बराबर होगी जो कि एक कांस्टेंट है, और r विल बी इक्वल्स टू एम एल, है ना बेटा, एन ई स्क्वायर ए टाउ के बराबर होगा या नहीं होगा, बोले हाँ सर होगा। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे आप लोगों का रेसिस्टिविटी, है ना। अच्छा हाँ, हम लोगों ने अभी फिलहाल जो एक्सप्रेशन निकाला है वो किसके लिए निकाला है बेटा, वो निकाला है आप लोगों का फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, है ना बेटा, और रिलैक्सेशन टाइम के लिए। अभी हम लोगों को रेसिस्टिविटी की वैल्यू भी निकालनी है, तो अगर मैं इसको रेसिस्टिविटी से डिनोट करूं, है ना बेटा, कंपेयर करूं, तो आप लोगों को पता है यहाँ पे आप लोगों का है r इज इक्वल्स टू, है ना बेटा, r इज इक्वल्स टू है एम एल अपॉन जस्ट अ मिनट यार, अरे क्या हो रहा है इसको, एक सेकेंड, एम एल अपॉन एन ई स्क्वायर, अरे भाई चल जा मेरे, ए, है ना, एन ई स्क्वायर ए टाउ। देखिए ये क्या, r इज इक्वल्स टू एम एल अपॉन एन ई स्क्वायर ए टाउ, है ना बेटा। यहाँ पे अगर हम लोगों को पता है r का वैल्यू क्या होता है, r का वैल्यू होता है आप लोगों का रो एल अपॉन ए, विच विल बी इक्वल्स टू, अरे बस हो गया इसका कहाँ टाइम खत्म, है ना, अब नोटंकी चालू इसकी, एम एल अपॉन
एन ई स्क्वायर ए टाउ। तो बेटा ये ए से ए कैंसिल हो गया, एल से एल कैंसिल हो गया, है ना बेटा। तो यहाँ पे जो रेसिस्टिविटी है उसका क्या वैल्यू आया बच्चा पार्टी, एम अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ आया या नहीं आया, बोले हाँ सर आया, है ना बेटा। तो यहाँ पे आप लोगों का, हम लोगों ने रेसिस्टिविटी, है ना, फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और टाउ के बीच में रिलेशन देखा। सो दैट इज अवर फाइनल रिलेशन। आई होप ये वाली चीज आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आई होगी, है ना बेटा। अब इसी टॉपिक का, है ना, इसी टॉपिक का एक आखिरी पार्ट बचा हुआ है, दैट इज वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। तो चलिए इसको बहुत इजी है, आप लोगों को पता है ना। सो फिर हम लोगों को वही लिखना है। बोले सर क्या लिखना है ना, वी नो दैट। क्या लिखना है बेटा, वी नो दैट। अब आप बोलेंगे, है ना, कि सर हम तो कुछ नहीं जानते, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत लिखना पड़ेगा। सो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे बेटा वी नो दैट। ओके, वी नो दैट, वी नो दैट क्या पता है हम लोगों को कि I विल बी इक्वल्स टू एन ई ए वी डी। होता है क्या, बोले हाँ सर होता है। क्या मैं इसे ऐसा लिख सकता हूँ क्या, I अपॉन ए विल बी इक्वल्स टू, ओके बेटा, I अपॉन ए विल बी इक्वल्स टू एन ई वी डी। बोले हाँ सर बिल्कुल लिख सकते हो। और आप लोगों को पता है आई अपॉन ए किसके बराबर होता है वो बेटा, तो बोले सर जे के बराबर होता है ना। और एन ई और वी डी की वैल्यू क्या होती है, ई कैपिटल ई अपॉन एम टाउ, है ना। तो ये फाइनली हो जाएगा आप लोगों का जे इज इक्वल्स टू एन ई स्क्वायर अपॉन एम टाउ इनटू ई, है ना बेटा। और ये जो वैल्यू है बेटा, ये है ना, जस्ट अभी आप लोगों ने देखा कि रो इज इक्वल्स टू होता है एम अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ। तो क्या मैं इसकी जगह 1 अपॉन रो लिख सकता हूँ क्या, बोले हाँ सर बिल्कुल लिख सकते हो, है ना बच्चा पार्टी। इसकी जगह मैं 1 अपॉन रो लिख सकता हूँ क्या, तो जे विल बी इक्वल्स टू बेटा 1 अपॉन रो, है ना, ई। और 1 अपॉन रो जो होता है ना बेटा, 1 अपॉन रो दैट कैन बी रिटन एज सिग्मा, है ना। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, सिग्मा। तो ये बेटा आप लोगों का, है ना, वेक्टर फॉर्म में लिखा जा सकता है सिग्मा ई वेक्टर। सो ये रहा आप लोगों का ओम्स लॉ। आई होप ये चीज आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आई होगी, है ना। अच्छा, सिग्मा के बारे में मैं आप लोगों को बता दूं। देखिए, इसके पहले मैंने आप लोगों को एक टर्म बताया था कि रेसिस्टेंस के रेसिप्रोकल को, है ना बेटा, रेसिस्टेंस के रेसिप्रोकल को बोला जाता है कंडक्टेंस बेटा। क्या बोला जाता है, कंडक्टेंस। जिसको क्या बोलते हैं बेटा हम लोग, जिसको बोलते हैं हम लोग कैपिटल जी, है ना बेटा। क्या बोलते हैं हम लोग, कैपिटल जी। और आप लोगों का जो रेसिस्टिविटी होता है ना बेटा, जो रेसिस्टिविटी होता है उसके रेसिप्रोकल को, जो रेसिस्टिविटी होता है ना बेटा उसके रेसिप्रोकल का वैल्यू होता है सिग्मा। तो यहां से जब आप ये वैल्यू हटाएंगे बेटा, है ना, तो आप लोग इसको एक वेक्टर फॉर्म में लिख पाएंगे। तो ये आप लोगों का बोला जाता है वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। सो आई होप ये वाली चीज आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। फिर भी उसके अलावा अगर किसी टाइप का कोई प्रॉब्लम है, सो यू कैन कॉन्टेक्ट मी ऑन 7869145191। एंड इफ यू आर न्यू हियर सो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल। ऑलरेडी अगर आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब किया हुआ है तो शेयर और लाइक तो आप लोग कर ही दोगे यार। आप लोगों को क्लासेस कैसी लग रही है, हाँ थोड़ा बहुत मैं समझता हूँ अभी क्लासेस जो है वो थोड़ा सा शेड्यूल बिगड़ा हुआ है, क्योंकि अभी जो थोड़ा सा स्कूल का बर्डन आया है बेटा, है ना। विद इन 1 वीक हम लोग जो है पूरी कोशिश करेंगे कि ये सारी चीज़ें रेगुलर आप लोगों तक पहुँचने लग जाए। पर फिर भी आई एम ट्राइंग माई बेस्ट कि आप लोगों का जो सिलेबस चल रहा है ना, उसमें किसी टाइप का कोई प्रॉब्लम ना आए, रेगुलरली आप लोगों को लेक्चर्स मिलते जाएं। सो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय श्री महाकाल, राधे राधे। थैंक यू सो मच एवरीवन।